जिंदगी का साथ निभाता चला गया। शंकर पेंटर की मां शिक्षित थी। इसी कारण उन्होंने अपने परिवार को अनुशासित और शिक्षित बनाने की ठान ली थी। वह स्वाभिमानी थी और आत्मनिर्भर भी। इंदिरा गांधी की मुत्सद्दीपना से भी जबरदस्त मुत्सद्दीपना जो मेरी माँ में था। इतनी मेरी माँ मजबूत और कोई भी दृढ़ मनोबली थी। छोटा बाप का पगार था, पगार में कैसे चलना है, तो मेरी माँ ने एक नया कीमिया शुरू किया। जो वहाँ के मजदूर लोग बबूल के दातुन से जब वो अपना मुंह साफ करते थे, गंदगी वाली जो सलिया थी वो पूरी इकट्ठी करती थी सुबह सुबह, और सुबह में करके उसको ऊपर पतरे पे डाल देती थी, छपरे के ऊपर, और ऐसे 2-1.5 मन जितना हो जाए, जिसमें टीबी के जंतु थे, सब कुछ थे, लेकिन वो चूल्हे में उसको डाल देती थी और उसकी आग से हमारा खाना बनता था। संघर्ष की परिवार के सभी सदस्यों को आदत सी बन गई थी। पिताजी के देहांत के बाद मां ने घर संभाला। शहर में भिखारियों की कमी नहीं थी। आटे के रूप में, अनाज के रूप में भिखारी भीख मांगते थे। शंकर पेंटर की मां भिखारियों की राह देखती थी और उनसे खरीदकर घर चलाती थी। घर घर का पिसा हुआ आटा खा के ये शंकर पेंटर की कविता के अंदर जो ताकत आई है, वो ताकत वहाँ से आई है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। नहीं तो ऐसी ताकत आती नहीं, क्योंकि मैंने घर घर की चक्की का आटा खाया है। शंकर पेंटर छात्र अवस्था से ही होशियार और समझदार थे। समाज के हालात उन्हें देखे नहीं जाते थे। बाबा साहब ने स्थापित किया समता सैनिक दल लोगों में विश्वास पैदा करने लगा। लोग भी सुरक्षितता महसूस करने लगे। एक दिन छोटे शंकर ने समता सैनिक दल के सैनिक को देखा तो जेठालाल बहुत उनका नाम था। मैं जेठालाल बहुत के बिल्कुल निकट में आया। निकट में आने के बाद उन्होंने मुझे मराठी के अंदर बाबा साहब के जो प्रवचन थे, बाबा साहब की जो बातें थी, वो सब मेरे को बताया। तो उस टाइम था 56 साल का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन चरित्र ही बाबा साहब का संदेश था। वो संदेश गांव शहरों के लोग मानने लगे। शिक्षित, संगठित बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लोग गांव छोड़कर शहर आने लगे। बाबा साहब ने कहा था कि गांव के अंदर तुम गांव छोड़ दो, गांव नहीं छोड़ोगे तुम्हारा उद्धार कभी भी नहीं है। तुम शहर में आओ, शहर में आके तुम्हारा पैकेटेरिया बनाओ, और पैकेटेरिया बना के तुम इन आतताइयों के साथ जबरदस्त युद्ध कर सकते हैं। गांव में तुम युद्ध नहीं कर सकते हैं। उम्र के साथ शंकर पेंटर की पढ़ने की भूख बढ़ने लगी और समझ भी। बाबा साहब की किताबें रात दिन पढ़ने लगे। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था ही हमारे सभी समस्याओं का कारण है। उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता उन्हें महसूस होने लगी। विद्यार्थी युवाओं को इस क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए शंकर पेंटर प्रयास करने लगे। उस टाइम पे मुझे दाना भाई बांकरिया करके रणुज के कम्युनिस्ट मिले, जो कि इतने विद्वान आदमी थे। उन्होंने मुझे जिंदगी में पहली बार वोल्गा से गंगा नाम की किताब दी। वोल्गा से गंगा किताब पढ़ने के बाद तो मेरा दिमाग बिल्कुल 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 निकम्मा हो गया। मुझे ऐसा हुआ कि मुझे कुछ क्रांति, ये यज्ञ जो चल रहा है, क्रांति की जो लड़ाई चल रही है, उसमें मुझे कुछ करना चाहिए। लोग बाबा साहब ने दिए संदेशों का, आह्वानों का पालन करने लगे। घर घर में बाबा साहब की शिक्षा के संदर्भ में चर्चा होने लगी। विद्यार्थी युवाओं में वैचारिक परिवर्तन आने लगा, किंतु मनुवादी लोग इस परिवर्तन से चिंतित थे। बाबा साहब ने निर्माण किए संविधान को स्वीकारने से मना करते थे। ये बात जब स्कूल तक चली आई, तब शंकर पेंटर अस्वस्थ हुए। तो एक घर में से मुझे एक तस्वीर ऐसी मिली कि जो राष्ट्रध्वज के नीचे बाबा साहब राष्ट्र का बंधारण राष्ट्रपति को दे रहे हैं,
जवाहरलाल नेहरू बाजू में खड़े हैं और ऊपर से महात्मा गांधी, भगवान गौतम बुद्ध आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी तस्वीर जब मुझे मिली तो वो तस्वीर लेके मैं दूसरे दिन स्कूल के प्रिंसिपल के पास चला गया और स्कूल के प्रिंसिपल को बताया कि अगर वो आम्बेडकर राष्ट्रीय नेता नहीं है तो राष्ट्रध्वज उनके पास और बंधारण राष्ट्र का उनके पास कैसे है। मेरे कोई भी सवाल का जवाब मेरा प्रिंसिपल नहीं दे पाया। उम्र के साथ शंकर पेंटर की सोच बढ़ने लगी। समाज के साथ उनका नाता और भी पक्का हुआ। समाज के प्रति युवाओं ने अपना सहयोग देना चाहिए, ये चाहत उनमें जाग गई थी। आखिर उन्हें वो रास्ता मिल ही गया जिसे वे ढूंढ रहे थे। मेरे एक आध्यात्मिक गुरु थे, वो 1942 में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बड़े बड़े गीत लिखे थे 1942 में। उनके पास से वो गीत हमें सीखने को मिला। गले में ढोलकी बांध के मैं अपनी उम्र के लड़के को लेके मैं घर घर घूमता था, ढोलकी बजा के वो जो बाबा साहब के गाने थे वो गाने हम बजाते थे, गाते थे। उनकी कविता जो है ये कविता मुंशी प्रेमचंद की तरह अर्थवादी है। उसमें दलितों की पीड़ा, अत्याचार और उत्पीड़न की कथाएं हैं। और कथाओं में सिर्फ काल्पनिक कथाएं नहीं है, पूरी वास्तविक कथाएं हैं जो उन्होंने खुद ने देखी है और देखने के बाद उसको शब्द रूप दिया है। जैसे छोड़ चपड़ियाँ चाना रे भैया, हाथ हवे ना जोड़, माथे हितना भत मरे इतिहास हवे मरोड़, भैया चाना चपड़ियाँ छोड़। क्योंकि हमारे गाँव में तो दलितों के लिए अलग वो थाड़े के अंदर चपड़ियाँ रखते थे, उस पर चाय पीने दी हमने तो ऐसे वो सबके साथ नहीं देते थे, तो उससे वही जागरूक किया। और अभी नया तू एक लो, अब तेरे साथी लाख करोड़, भैया चाना चपड़ियाँ छोड़। ऐसे मूवमेंट हम चालियों में घूमते थे, मूवमेंट तो जागरूक थे, तो दलितों तो उठाए और तो आगे बढ़ाया। वो हमेशा समाज के लिए एक पथदर्शक बन के रहे हुए हैं कि क्या उनको एक समाज के लिए क्या करना है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि हर किसी की अपनी फैमिली होती है। हर किसी को अपनी फैमिली को छोड़ के समाज को आगे लाने की बात करे तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे ये आगे आए हुए हैं और वैसे ही आगे आके उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद महाराष्ट्र में कई साहित्यिक निर्माण हुए जिन्होंने अपनी कलम द्वारा जातिवाद का असली चेहरा दुनिया के सामने लाया। कविता, लेख, आत्मकथन द्वारा इन्होंने अपनी बौद्धिक संपदा को स्थापित किया। हर शिक्षित युवाओं का कथा, कहानी, कविता हथियार बन गई थी। शंकर पेंटर पर इन साहित्यिकों का प्रभाव पड़ा। वो बलूत पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा हुआ कि अगर लिखना है तो दया पवार जैसा लिखना चाहिए। हमारे गुजराती साहित्यकार मित्र हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो डर डर के काम कर रहे हैं। शोषण करने वाला वर्ग है, उसको खुश करने के लिए वो अपना लिखते हैं। बहुत से समाज के अंदर वो साहित्य दिए है, कविता भी लिखी है और लोगों को पसंद भी आया है। और जो अछूत समाज की जो कहानियाँ थी, अछूत समाज की क्या गरिमा थी और अछूत समाज को क्या तकलीफें थी और क्या करनी जरूरी है, वही भीम क्रांति के द्वारा पेंटर शंकर ने लोक जागृति लाए हैं। लिखना हो तो अंगार लिखो, इस पंक्ति को ध्यान में रखकर शंकर पेंटर रात दिन लिखने लगे। लिखकर समाज का प्रबोधन करना ही उनका लक्ष्य बन गया था। जिस व्यवस्था में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। ये जज्बा उनकी पहली किताब में नजर आया। बूंगियो वागे मेरी पहली काव्य रचना प्रसिद्ध हुई। वो प्रसिद्ध हुई तो बाबा साहब आम्बेडकर के स्टैच्यू पे हजारों की भीड़ में उसका जब विमोचन हुआ, 500 किताब छपाई थी, 1 रुपया की एक किताब थी, 400 किताबें वहीं बिक गई। गांव में जब धाड़ पड़ती है और गांव में जब लुटारू आते थे तो उस लुटारुओं के सामना करने के लिए हमारे सबसे छिल्ले में छिल्ला जो आदमी है वो बड़ी टेकरी पे या बड़े
पेड़ पे चढ़ के वो अपने ढोल को इस तरह का उसका आवाज़ निकालता है, दुद 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 करके आवाज़ निकालता है, जिसको सुनने से लोगों को पता चलता है कि कुछ आफत आई है। तो आफत की जानकारी के लिए जो ढोल बजाया जाता है उसका नाम बुंगियो है। दलित कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों में क्रांति गान के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया और उसी तरह उन्होंने लिखना भी सिखाया और उनके साथ बैठ के उठ के मैं दलित साहित्य में लिखने का शुरू किया। रेलवे में नौकर शंकर पेंटर अपने परिवार के साथ खुश थे, किंतु जब समाज के हालात देखते तो चिंतित हो जाते। चमल्याट लो फाटी जूसे के मारी हो मुँह हेडते हाड़ा लगी रे तने बीकना लाजी। अरे पूछजे तारा वाह मो जईने कुणसु तने के है लेमड़े बोंधी बाप ने तारा धोके धोके धधड़ायो तो मेला माथी डोसियो आई।